प्यारे विद्यार्थियों, आज हम परिकल्पना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक परिकल्पना की शर्तों और उसकी जांच के बारे में विचार करेंगे, या नेचर ऑफ हाइपोथेसिस, कंडीशंस ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस भौतिक जगत में जब भी कोई घटना घटित होती है तो हम उस घटना के कारण को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी अवस्था में उस घटना के कारण को जानने के लिए हमारे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। ये अनेक विचार हमारे मन की कल्पना मात्र हैं, जो कि उस घटना की किसी न किसी रूप में व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अर्थात ऐसा प्रत्येक विचार जो उस समय घटना की व्याख्या करने की योग्यता रखता है वह परिकल्पना कहलाता है। जैसे घर पर रसोई में टूटे हुए कंच के गिलास को देखकर बच्चे की मां के मन में ऐसे अनेक विचार उत्पन्न होते हैं कि शायद गिलास बच्चे से टूट गया हो, शायद बच्चे के पिता से टूटा हो, शायद चूहे ने गिरा दिया हो। इनमें से प्रत्येक विचार गिलास के टूटने की व्याख्या करता है, लेकिन इस घटना का निरीक्षण करने पर बच्चे की मां इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि गिलास बच्चे के हाथ से ही टूटा है। तब यह परिकल्पना घटना का वास्तविक कारण कहलाती है, जो कि उस समय की घटना की व्याख्या करने की योग्यता रखता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में इन परिकल्पनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में खोज को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक वैज्ञानिक के मन में सदा दो उद्देश्य विद्यमान होते हैं: खोज करना और सिद्ध करना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वैज्ञानिक परिकल्पना का सहारा लेता है। उदाहरण के रूप में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम परिकल्पना के आधार पर ही अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अर्थात बिना परिकल्पना के वैज्ञानिक क्षेत्र में नियमों या सिद्धांतों का अस्तित्व संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक परिकल्पना की शर्तों पर। प्रत्येक परिकल्पना मानसिक विचार मात्र होती है, लेकिन मन का प्रत्येक विचार एक शुद्ध परिकल्पना नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में शुद्ध परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो पहली शर्त है, शुद्ध परिकल्पना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। परिकल्पना जिस घटना की व्याख्या करती है वह घटना केवल कल्पना मात्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि घटना वास्तविक होनी चाहिए। यदि घटना वास्तविक नहीं होगी तो उसका कोई आधार नहीं होगा। इस प्रकार शुद्ध परिकल्पना वह है जो वास्तविक घटना से संबंध रखती है। नंबर 2, शुद्ध परिकल्पना विरोधाभास से मुक्त होनी चाहिए। यदि परिकल्पना विरोधाभास से ग्रसित है तो वह शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वह विरोधाभास के कारण स्वयं ही अपना विरोध करने लगती है। अतः किसी भी परिकल्पना को सत्य होने के लिए विरोधाभास से मुक्त होना जरूरी है। नंबर 3, शुद्ध परिकल्पना नियमों के अनुकूल होनी चाहिए। शुद्ध परिकल्पना पहले से सिद्ध नियमों का कभी विरोध नहीं करती। अर्थात जो नियम पहले सिद्ध हो चुके हैं ऐसे नियमों का वह समर्थन करती है, जिसके कारण जो परिकल्पना नियमों के अनुकूल है वही शुद्ध कहलाती है। नंबर 4, शुद्ध परिकल्पना स्पष्ट एवं निरीक्षण के योग्य होनी चाहिए। परिकल्पना के माध्यम से जो कुछ भी बताने का प्रयास किया जाता है वह सब स्पष्ट और निरीक्षण के योग्य होना चाहिए। जैसे यदि एक रोगी की जांच करने के पश्चात डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, यह कोई स्पष्ट परिकल्पना नहीं है। यहाँ यदि डॉक्टर जांच के पश्चात उस रोगी को यह बताता है कि उसे हैजा है, उस डॉक्टर का यह कथन स्पष्ट होने के कारण शुद्ध परिकल्पना के योग्य है। नंबर 5, शुद्ध परिकल्पना अपने क्षेत्र की घटना की व्याख्या करने के योग्य होनी चाहिए। यदि कोई परिकल्पना अपनी ओर से संबंधित घटना की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकती, ऐसी परिकल्पना शुद्ध परिकल्पना नहीं कहलाती। जैसे परीक्षा के दिन एक छात्र को पेट में दर्द का अनुभव होता है। इसके संबंध में डॉक्टर उस छात्र के माता पिता को बताता है कि उसे पेट का दर्द पेपर ठीक न होने की वजह से हुआ है।
ऐसी परिकल्पना को शुद्ध परिकल्पना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह परिकल्पना अपने क्षेत्र की घटना की पूर्ण रूप से व्याख्या करने के योग्य नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक क्षेत्र में परिकल्पना की जांच किस प्रकार की जाती है, उसके कौन से स्तर हैं जांच की। वैज्ञानिक क्षेत्र में परिकल्पना की जांच के 2 स्तर बताए गए हैं, जिनके अंतर्गत प्रत्येक वैज्ञानिक अपनी परिकल्पना की जांच करता है। पहला है प्रत्यक्ष जांच या प्रत्यक्ष पड़ताल, दूसरा है अप्रत्यक्ष जांच या अप्रत्यक्ष पड़ताल। तो प्रत्यक्ष जांच या पड़ताल की बात हम करते हैं। प्रत्यक्ष पड़ताल का अर्थ है किसी परिकल्पना को घटना से संबंधित मानते हुए देखना कि क्या वह परिकल्पना उस घटना के अनुकूल है। यदि वह उस घटना के अनुकूल है तो वह उसकी प्रत्यक्ष पड़ताल कहलाएगी। जैसे एक ग्रह अपने मार्ग से जरा सा हटकर चलता हुआ वैज्ञानिकों को दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में एक वैज्ञानिक यह सोचेगा कि इसके हटने का कारण कोई दूसरा ग्रह है, तो वैज्ञानिकों का यह मत एक परिकल्पना कहलाएगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दूरदर्शी यंत्र के माध्यम से इसे देखने का प्रयास किया तो वहां पर इस ग्रह के अपने मार्ग से हटने का कारण दूसरा ग्रह पाया गया, जिसके कारण पहला ग्रह अपने स्थान से थोड़ा सा हटकर चल रहा था या हट गया था। इस प्रकार वैज्ञानिकों की इस परिकल्पना की यहाँ पर प्रत्यक्ष जांच हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष के माध्यम से घटना परिकल्पना के अनुकूल पाई जाती है। अब नंबर 2, अप्रत्यक्ष जांच या अप्रत्यक्ष पड़ताल। अप्रत्यक्ष जांच में हम निगमन विधि का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये सिद्ध करना है क्या राम मरणशील है, क्या राम भी मृत्यु को प्राप्त होगा। अब इसको हम प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं कर सकते। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे सिद्ध करेंगे? एक सामान्य नियम है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। जब सब मनुष्य मरणशील हैं तो राम भी एक मनुष्य है, इसलिए राम भी मरणशील है। इससे राम की मरणशीलता अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।